गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया था। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था इसकी फिजिकल स्टेट को और इसकी कलर प्रॉपर्टी को। आज जो हम इसमें थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी पिक कर रहे हैं वो है आपकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिकॉज एक बार आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद में आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी चैप्टर्स में इनको एक्सप्लेन करने में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे एप्लीकेबल होता है? किसी भी सॉलिड पर। जब भी हम किसी सॉलिड को एक मिनिमम टेम्परेचर या उस मिनिमम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पर हीट करें जिससे कि ये सॉलिड आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यानी एनी सॉलिड सब्सटेंस विच इज स्टार्ट्स मेल्ट एट मिनिमम टेम्परेचर और एट मिनिमम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। उस मिनिमम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पे आपका कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसे अपन क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम कहेंगे the minimum temperature or minimum point of temperature, किसी भी मिनिमम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पर या फिर मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई एक लिक्विड सब्सटेंस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, यानी कि 1 atm के, या यूँ कहें कि किसी भी लिक्विड को अगर हम किसी टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो किसी मिनिमम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे अगर वो किसी मिनिमम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विड आपका चेंज होता है किसमें? गैसेस स्टेट में, या फिर कहें कि 1 atm प्रेशर के इक्वल आ जाए तो उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ईजिली समझ में आ जाती है कि व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट ये प्रॉपर्टी यानी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं किसमें? हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में। तो देखिए कैसे होगा। अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट हैलो एल्केन्स, देन द फर्स्ट आपका जो यहाँ पे कंसेप्ट आपके पास आता है वो आता है ये, इफ एल्काइल चेन as increases। समझिए, अगर आपकी हैलो एल्केन के अंदर प्रेजेंट एल्काइल चेन क्या होती है? इंक्रीज। सपोज दैट मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, इस तरह से। या फिर इसको यूँ कह सकते हैं, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इंक्रीजेस। समझिए, बहुत अच्छे से समझिए इसको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर इंक्रीज होते हैं तो हमें पता है मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज कर दिया है तो ईच एंड एवरी एटम के इंक्रीज होने पे उसका मास जो है, मॉलिक्यूलर मास, वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑब्वियसली जब आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर आपका सरफेस एरिया भी क्या हो रहा है? इंक्रीज एज वेल। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो गए हैं, इट मीन्स वहाँ पे जो उन एटम्स के बीच लगने वाला वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली मैं आपको बताता हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स या फिर कार्बन एटम्स के बीच सबसे वीक फोर्स जो आपका वर्क करता है वो कौन सा है? वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो ये जब नंबर ऑफ एटम्स आपके इंक्रीज होंगे तो यहाँ पे इन एटम्स के बीच लगने वाला वीक फोर्स यानी कि वॉन्डरवॉल फोर्स भी क्या होगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स उन्हें मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपके हैलो एल्केन्स के अंदर या तो एल्काइल चेन या फिर यू कैन से कार्बन एटम्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पे उनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स सरफेस एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे तो आपके पास सरफेस एरिया भी क्या आएगा? ज़्यादा। सपोज दैट
एक तो आपके पास 3 कार्बन्स के साथ हैलोजन हो और एक आपके पास 5 कार्बन के साथ हैलोजन्स हो, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया यहाँ पर। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इन एटम्स के बीच लगने वाले वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी क्या हो गए, इंक्रीज। इट मीन्स अब यहाँ पे जब इसका मास हाई हो गया है, सरफेस एरिया हाई हो गया है, वॉन डेर वाल्स फोर्स हाई हो गए हैं, तो इन्हें अब मेल्ट करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इट मीन्स आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये तो हुआ कंसेप्ट। अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार देख लीजिए कैसे लिखेंगे इसको। इस तरह से लिख देंगे, इफ वी टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोअल्केन्स, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम if increases, then molecular mass is also increased, which is directly proportional to surface area, which is directly proportional to weak van der Waals forces, and it is directly proportional to melting point। ठीक है, तो ये रिलेशंस आपको लर्न कर लेना है। वैसे को ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट है नहीं ये, जैसे ही आप इसके कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे तो आपको रिलेशन अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे ये रिलेशन आपका आ जाता है। चलिए इस पे फटाफट से एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज दैट आपके पास क्या है, ये कंपाउंड है, या फिर आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ आपको ये वाला, तो दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। तो इजी है कि नीचे वाले कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हाई होने से इसका मोलर मास क्या होगा, हाई, दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, देखो किसी चीज़ का शेप एंड साइज में बड़ा दिखने से ये नहीं होता कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, एक हमारे पास चेयर है और एक हमारे पास आयरन की छोटी सी बॉल है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली आयरन की छोटी बॉल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द चेयर के या टेबल के। रीज़न है उसका कि उस आयरन की जो बॉल है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कैसा है, वेल एडजस्टेड है, वेल एडजस्टेड है, या यूं समझें कि वो सिमेट्री के अंदर आपके वेल एडजस्टेड है। इसमें समझ रहे हो, हर एक सॉलिड का अपना एक क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, स्मॉल पार्टिकल्स जिनसे मिलके ये पूरा क्रिस्टल सिस्टम बना हुआ है आपका। ठीक है, अब वो स्मॉल पार्टिकल्स आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कोई आयन हो सकते हैं, बट अगर इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आपका वेल एडजस्टेड होता है या फिर वो सिमेट्री में होता है, इट मीन्स वो आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अपने आप ही हाई हो जाता है, कहते हैं ना अपन। तो ये एग्जांपल जो आपका हम कह रहे थे कि आपके पास में आयरन की छोटी बॉल हो और एक आपके पास चेयर हो, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉल का होगा। रीज़न वहीं पे यही आता है कि उस बॉल के अंदर या उस पूरे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो उसके सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उसमें वेल एडजस्टेड है या वेल सिमेट्री के अंदर अरेंज्ड है, दैट्स वाई उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट में एक कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए वो आना चाहिए किसका, सिमेट्री का और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल्स का किसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। जितना वेल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, हाई होगा। चलिए मैं इस लॉजिक को, कंसेप्ट को जो मैं आपको बता रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट का, मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा हैलोजेंस के अंदर, बट अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका दूसरा कॉन्सेप्ट पिक करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम, यानी आपके पास कोई दो एग्जाम्पल्स गिवन हो, इफ वी हैव टू एग्जाम्पल्स इन विच कार्बन एटम इज सेम बट हालोजन इज डिफरेंट, हालोजन क्या हो, डिफरेंट हो। सपोज दैट आपके पास एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके अंदर ये एग्जाम्पल किसका है, क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे वापस आपको दिया गया है, ये है ब्रोमो ब्यूटेन का। यानी
अगर हम लॉजिक फर्स्ट को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ 4 हैं और यहाँ भी कितने हैं 4। इसका मतलब सरफेस एरिया, यहाँ का मॉलिकुलर मास, यहाँ का आपका वीक वन डबल फोर सब क्या है, इक्वल है, सेम है। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है आपका हैलोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। एंड वी नो दैट वेरी वेल कि हैलोजेंस की बात यहाँ पे अब डिफरेंट है, तो क्या कहेंगे, वेन एवर वी मूव अप टू डाउन इन पेरियोडिक टेबल देन मॉलिकुलर मास इज इंक्रीजेस। एंड वी नो दैट कि मॉलिकुलर मास जितना हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि ये रिलेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन की बात की जाए तो पता है हैलोजेंस के अंदर ये होगा आपका अपसाइड डाउन, और ये अपसाइड डाउन मूव करने पे क्या इंक्रीज होता है, मॉलिकुलर मास। तो किसका मॉलिकुलर मास हाई होगा, यहाँ पे FCl सबसे हाई होगा, आयोडीन का, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का। तो यहाँ लिख लीजिए, तो उस केस में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। यानी कि इन एग्जाम्पल में आपका मेल्टिंग पॉइंट जिसका हाई होगा वो कौन होगा, ब्रोमोब्यूटेन एज कंपेयर टू द क्लोरोब्यूटेन। ओके, ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थर्ड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, मैंने आपको बताया कि मॉलिकुलर मास अगर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। दो केस में इंक्रीज हो सकता है, फर्स्ट कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो, उसके साथ देख लीजिए। बट अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपके सेम हैं तो हैलोजेंस के अकॉर्डिंग आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये दो कंसेप्ट मैंने आपको दे दिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड कंसेप्ट डिस्कस करूँगा कि थर्ड कंसेप्ट की हेल्प से अपन कैसे सॉल्व करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोअल्केन्स। ठीक है, चलिए देखिए, कंसेप्ट थर्ड जो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे वो बनता है आपका क्या, देखिए, इफ एल्काइल ग्रुप या यू कैन से कार्बन एटम इज सेम, हैलोजन इज ऑल्सो सेम। यानी दोनों ही केस क्या हो, सेम हो, एल्काइल ग्रुप यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी क्या हो, सेम हो, और आपके पास हैलोजेंस भी कैसे हो, सेम हो। बट कार्बन चेन जो आपके पास होगी यहाँ पर इज ब्रांच्ड, वो कैसी हो, ब्रांच फॉर्म में हो। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे जो पिक किया वो क्या किया कि अगर आपके पास कार्बन नंबर का एटम्स, कार्बन एटम्स भी क्या हो, सेम हो हैलोअल्केन्स के अंदर, हैलोजन जो है वो भी कैसे हो, सेम हो, बट जो कार्बन चेन आपको गिवन है वो कैसी हो, एक स्ट्रेट चेन में हो और एक कैसी हो, ब्रांच फॉर्म में हो। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे लिया अपन ने Cl यानी कि 1 2 3 4 5 यानी क्लोरोपेंटेन, और आपको दूसरा एग्जांपल जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है ये वाला 1 2 मिथाइल क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए दोनों एग्जांपल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे Cl गिवन है, यहाँ पे Cl गिवन है आपको, यानी कि हैलोजेंस का देखें अपन तो हैलोजन कैसे हैं, सिमिलर है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम भी क्या है, सेम है। बट जो चीज़ आपको यहाँ पे डिफरेंट विजिबल हो रही है वो डिफरेंट क्या हो रही होगी कि यहाँ पे आपके कार्बन चेन जो है वो कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन एज वेल एज किस में है, ब्रांच फॉर्म में है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एक बात क्या जाती है कि कार्बन एटम्स अगर आपके किस फॉर्म में हो, ब्रांचिंग फॉर्म में हो, तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट को ये किस तरह से अफेक्ट करती है। तो समझिए, जैसे ही आप बात करते हैं ब्रांचिंग की, तो ब्रांचिंग जैसे ही हो जाती है, अब समझिए, एक तो आपके पास में किसी सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, ये इससे टाइटली बॉन्डेड हो, ये इससे, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल कैसा है, क्रिस्टल सिस्टम में वेल एडजस्टेड है। जबकि एक मैं कहूँ कि किस फॉर्म में है, ब्रांच्ड फॉर्म में है। तो ब्रांच फॉर्म में होने पर क्या होगा कि
ब्रांचिंग अपने आप में ये शो करती है कि वो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आपकी वेल एडजस्टेड नहीं है या फिर सिमेट्री में नहीं है। देखो मैं आपको थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, समझिए इस बात को। आपके पास में एक पेपर है यहाँ पे, समझ लीजिए, ठीक है। पेपर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो कैसे स्कैटर्ड फॉर्म में है मान लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए आपके पास में सीड फॉर्म में है भी, ठीक है। अब इसे आप यहाँ से बर्न कीजिए या इसे एक काम कीजिए वाटर में डिजोल्व कीजिए, ठीक है। वाटर में ये इजीली डिजोल्व हो जाएगा या वाटर के अंदर इजीली वेट हो जाएगा, बर्न भी इजीली हो जाएगा एक एंड से। लेकिन अब अगर मैं इन सारे पार्टिकल्स को एक जगह पे सिस्टम में ले आऊँ इस तरह से, ठीक है, यानी जो पार्टिकल्स अभी किस फॉर्म में थे, स्कैटर्ड फॉर्म में थे, या जो पार्टिकल्स आपके लेयर फॉर्म में थे, उन सारे पार्टिकल्स को हमने एक जगह पे क्या कर लिया है, वेल एडजस्टेड कर दिया क्रिस्टल सिस्टम में। अब इसे वाटर में डालिए, ये उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका वाटर से वेट नहीं होगा, और जिसे बर्न भी करके देख लीजिए उतना जल्दी बर्न नहीं होगा एज कम्पेयर टू जब पहले हो रहा था। यानी जब भी आपका ब्रांचिंग फॉर्म आपके पास आ जाएगी तो वहाँ पे आपका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, सरफेस एरिया। इट मीन्स इट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जितनी मोर ब्रांचिंग आपके यहाँ पर होगी उतना ही क्या होगा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। यानी मोर ब्रांच्ड लो मेल्टिंग पॉइंट, उसे मेल्ट करना क्या है, ईजी है। जितना ज़्यादा आपका लेयर फॉर्म में होगा, पार्टिकल जितना ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, जितने ज़्यादा ब्रांच फॉर्म में निकले हुए होंगे, वो उतना अच्छे से उस क्रिस्टल सिस्टम में वेल एडजस्टेड नहीं होंगे। इसीलिए उनको मेल्ट कर पाना क्या होगा, अपने लिए ईजी होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ चेयर बड़ी, तो उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, लेड फॉर्म में है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, ईजिली बर्न हो जाएगा। आयरन की छोटी सी बॉल ईजिली बर्न नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, कंपैक्ट हैं, यानी कि क्रिस्टल सिस्टम में वेल एडजस्टेड है, ब्रांच फॉर्म में नहीं है, इसीलिए वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। तो याद रखिए हमेशा ब्रांचिंग जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेल्टिंग पॉइंट के, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको पकड़ाए हैं अभी। फर्स्ट, अल्काइल ग्रुप अगर आपके डिफरेंट है कार्बन एटम्स, तो आपका मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मेल्टिंग पॉइंट के नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने पर। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपके सेम है तो आपको देखना है हैलोजन। हैलोजन अगर आपका डिफरेंट है तो वहाँ पे आप देख लेंगे अप टू डाउन मूव करने पे मोलर मास क्या होगा, इंक्रीज, उसके हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। और थर्ड है आपका ब्रांचिंग जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तीनों कंसेप्ट्स को मिला करके आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देख करके आपको उसे सॉल्व कर लेना है। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of melting point, ठीक है। देखिए आपको यहां पे दिया गया है 2 क्लोरो प्रोपेन, 3 क्लोरो हेक्सेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, और एक दिया गया है आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये 4 आपको कंपाउंड्स गिवन हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन, 3 क्लोरोहेक्सेन, ये और ये लास्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन। इन चारों को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मेल्टिंग पॉइंट के। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कितना दिया है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन एटम्स हैं, हेक्सेन का मतलब 6 हैं, और मिथाइल एज वेल पेंटेन यहाँ दिया हुआ तो 6 कार्बन हैं आपके पास, और यहाँ पे 3 कार्बन हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। चलो इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। 3 क्लोरोहेक्सेन को अगर आप देखते हैं तो आपके पास स्ट्रक्चर होगी ये वाली 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 पे क्या होगा आपके पास, क्लोरो। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 पेंट है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, एंड सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, सेम। हैलोजन भी क्या है, सेम, बट ये ब्रांच फॉर्म में है और ये आपका स्ट्रेट चेन में है, यानी सिमेट्री में है सारे के सारे कार्बन एटम्स।
इट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई एज कंपेयर टू दिस वन, यानी सबसे ज़्यादा जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ होगा वो किसका होगा, हमें किस में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 3 क्लोरोहेक्सेन सबसे हाई, उसके बाद 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट और फोर्थ के बारे में। इन दोनों एग्जांपल्स में आपके पास में प्रोपेन गिवन है, इसका मतलब टोटल कार्बन कितने हैं 3 and 3, लेकिन इसमें क्या गिवन है 2 क्लोरो और इसमें क्या है 2 ब्रोमो। इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है बट हाइड्रोजन्स कैसे हैं, डिफरेंट। और आपको साफ साफ बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्लोरीन एंड ब्रोमीन में से मोलर मास किसका हाई होगा, ब्रोमीन का। इट मीन्स ब्रोमीन का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, आपका हाई हो जाएगा, यानी ये आपका होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन एंड इन द एंड 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह से हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन हो उसे हमें इस तरह से सॉल्व कर लेना है कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड्स को, हेलो एल्केन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे इजीली ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हैलोजेन्स के बारे में कि उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स किस तरह से होते हैं, ठीक है। चलिए देखो, सपोज दैट आपके पास कुछ आइसोमेरिक हैलोजेन्स गिवन है। आइसोमेरिक का मतलब क्या हो गया, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो, सेम हो, ठीक है। सेम कैसे हो सकता है वो देख लीजिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया हैलोजेन्स का, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके मैंने ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया है, वापस से क्लोरीन। एक एग्जांपल हम लेते हैं किसका, मेटा, और एक एग्जांपल हम पिक कर रहे हैं किसका, पैरा का। बताया हुआ है मैंने आपको कि अगर आपके किसी अटैच्ड एटम की रेस्पेक्ट में नेबरिंग कार्बन पे आपका कोई ग्रुप अटैच है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन। बिल्कुल पैरेलल 180 पे आपका अटैच है तो क्या बोलेंगे उसे, पैरा पोजीशन। एंड रेस्ट पोजीशन क्या बोलेंगे, मेटा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों कंपाउंड कैसे हैं आपस में, आइसोमेरिक, बिकॉज तीनों के तीनों कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसी है, सेम, बट स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, डिफरेंट, बिकॉज सेकंड क्लोरीन एटम जो है वो आपका डिफरेंट पोजीशन पे एलोकेटेड है, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं तो ये आपका ऑर्थो हुआ, ये आपका मेटा हुआ और ये आपका पैरा हुआ। अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स, तो क्या लगता है किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा, ठीक है। चलिए मैं इसे ए कंसिडर कर लेता हूँ, इसे हम बी कंसिडर कर लेते हैं और इसे हम सी कंसिडर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट किसका होगा। ऐसे तो हमें ये लगेगा कि यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी जब सेम है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, बट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई किसका है, सी, यानी कि पैरा का। रीजन बताता हूँ मैं आपको क्या है, रीजन आपको दिखाई भी दे जाना चाहिए अब तक तो इजीली, कि Cl और Cl जो यहाँ पे अटैच हैं इस कंपाउंड के अंदर वो कैसे हैं, सिमेट्रिक। कैसे हैं, सिमेट्रिकली आपके अरेंज्ड है। यानी मैंने आपसे कहा था कि वी टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, देन हमेशा एक बात माइंड में रखनी है, वो क्या है कि गिवन कंपाउंड्स के अंदर जो आपके एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। बिल्कुल देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों Cl एटम जो है वो इस पूरे क्रिस्टल सिस्टम में क्या है, वेल सिमेट्री में एडजस्टेड है, जबकि ये और ये नहीं है। इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए, यानी कि उसे मेल्ट करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड देन ए और बी का ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है, बिकॉज इनके मेल्टिंग पॉइंट सेम इसलिए होंगे क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और दोनों सिमेट्री में वेल एडजस्टेड भी नहीं है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बेटा ए, बी एंड सी तीनों का ऑलमोस्ट क्या होगा, सिमिलर। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हम चेक करते हैं किसी सॉलिड पर जब ये सॉलिड स्टेट में हो, और जब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात करेंगे, किसी लिक्विड में बात करेंगे। यानी ये तीनों के तीनों आइसोमेरिक कंपाउंड जो है वो जब सॉलिड स्टेट में थे तब तो हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो उस केस में क्या देखना पड़ेगा आपको, सिमेट्री देखनी पड़ेगी। लेकिन
जब हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, तो यानी कि ये तीनों कंपाउंड आपके ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं, ठीक है। और लिक्विड स्टेट में आने का मतलब क्या हुआ कि अब वहाँ पे आपकी सिमेट्री नेग्लिजिबल है, यानी वहाँ पे इस तरह से सिमेट्री कोई भी बात वहाँ पे नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट तीनों का क्या हो जाएगा, सिमिलर, बिकॉज तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो मोलर मास भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये होगी बात हमारी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोवेरिन्स की। चलिए नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, वो देखिए क्या होगी आपके पास, सॉल्युबिलिटी, जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल आरबीएससी में। द फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यहां से हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के आते हैं अच्छा, इससे पहले एक बार देख लीजिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, वो क्या आता है, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में यहां लिखवा रहा हूं, देखिएगा इसके बारे में, सोचिए कि ये क्या है। वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ haloalkanes is higher than normal hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास। इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए आप लोग, थिंक अबाउट इट कि वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोएल्केन्स इज हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मासेस। यानी आपको दो चीज़ गिवन है, दो कंपाउंड्स गिवन है, एक तरफ आपके पास हैलोएल्केन गिवन है एंड सेकंड साइड आपको गिवन है हाइड्रोकार्बन। दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट कैसा है, सिमिलर है, फिर भी हैलोएल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होगा, इसके बारे में सोचिए, लास्ट में हम इसका आंसर देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की जब बात करते हैं तो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास अराइज होता है वो होता है ये कि इज हैलोएल्केन्स आर soluble in water, ठीक है, और नॉट। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो यहीं पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि क्या हैलोएल्केन्स आपके वाटर में सोल्यूबल है या नहीं। बहुत बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हैलोएल्केन्स जो है वो पोलर नेचर के हैं। किस नेचर के होते हैं, पोलर, बिकॉज मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा भी है, हैलोएल्केन्स में कौन सा बॉन्ड होता है, CX, जिसको हम ब्रेक करते हैं तो X की तरफ आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर जाता है, तो चार्ज क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव, मतलब दीज आर द पोलर स्पीसीज, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो हैलोएल्केन्स जो हैं वो आपके पोलर नेचर के हैं, ऑल्दो ऑल हैलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट दे आर इमिसिबल विद वाटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, यू कैन से कि क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है आपके पास, व्हाई हैलोएल्केन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में ये आपके सॉल्युबल नहीं होते हैं, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे दो तरह के रीजंस आप दे सकते हैं कि व्हाई हैलोएल्केन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। फर्स्ट वन इज बिकॉज the interaction between water and हैलोएल्केन्स is stronger than water हैलोएल्केन्स। समझाता हूं मैं आपको, देखो यहां पे देखिए एक बार, आपके पास यहां पे एक कोई भी टब मान लीजिए या कोई भी फ्लास्क मान लीजिए आपके पास है, इसके अंदर क्या गिवन है आपको, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक तरफ आपके पास सेकंड बीकर है मान लीजिए, जिसके अंदर क्या गिवन है आपको, मान लीजिए हैलोएल्केन्स है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे वो समझिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच ऑलरेडी जो इंटरेक्शंस होते हैं,
यहाँ पे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच जो इंटरेक्शन है वो कैसा होता है हमें पता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच होती है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख लीजिए, पता होगा आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो पता होगा यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो कि आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, साइज में कैसा स्मॉल, हाइड्रोजन के साथ में एक वीक बॉन्ड इंटरैक्ट फॉर्म करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच ऑलरेडी जो इंटरेक्शंस है वो कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। जबकि हैलो एल्केन्स जो है उनके बीच भी ऑलरेडी जो इंटरेक्शंस है वो कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब भी हम हैलो एल्केन्स को मिक्स करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, तो हमारे पास एक न्यू इंटरेक्शंस बन जाते हैं। वो किसके बीच है? वाटर और हैलो एल्केन्स के बीच। और वो जो न्यू इंटरेक्शंस बने हैं वो कैसे हैं? वीक होते हैं। यानी हम ये कहें कि ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच इंटरेक्शंस कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग। ऑलरेडी हैलो एल्केन्स के बीच इंटरेक्शंस कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इनको आपस में मिक्स करने पर इंटरेक्शन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं जितने इनके बीच पहले से थे। मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड हैलो एल्केन्स मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर हैलो एल्केन्स। ठीक है, इसी वजह से ये वाटर के साथ में इजीली मिक्सेबल नहीं है या वाटर में सोल्यूबल नहीं है। एंड द सेकंड रीजन यू कैन ऑल्सो राइट दैट दे मीन्स हैलो एल्केन्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। हालांकि आप इसको डिटेल में समझेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा वापस से। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच ऑलरेडी इंटरेक्शंस कैसे हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट जैसे ही हम हैलो एल्केन्स को इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हैलो एल्केन्स जो है वो इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाते इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेक्शन जो हैलो एल्केन और वाटर के बीच है वो कैसे हैं? वीक। क्योंकि इनके बीच पहले से क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कैसी है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है। इसीलिए आपका हैलो एल्केन जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो ध्यान से और ये क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा कि व्हाई हैलो एल्केन्स आर नॉट soluble in water। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये CBSE एज वेल एज RBSE बोर्ड में आपका पूछा हुआ है, वाई हैलो एल्केन्स आर नॉट मिसिबल और नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच आपके जो इंटरेक्शंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऑलरेडी कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। जबकि हैलो एल्केन को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स उनके बीच जो न्यू इंटरेक्शंस बने वो कैसे वीक हैं। दैट्स वाई वो वाटर में आपका सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्युबिलिटी पे बन जाता है वो यही बनेगा आपके पास। ठीक है, चलिए अब सॉल्युबिलिटी पे नेक्स्ट बात करते हैं। वो करेंगे अपन इसकी सेकंड लॉजिक की, सेकंड तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके पास वो देख लेते हैं अभी। चलिए, सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपको यहां पे दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सिंपल कॉन्सेप्ट। इफ इन हैलो एल्केन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम as increases। ठीक है, मैं आपको यहां बता देता हूं कि जब भी हैलो एल्केन से हैलोजेंस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे? इंक्रीज। तो आप सबको पता है वहां पे मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड आपको ये भी पता है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। बट सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है? वहां पे डिक्रीज हो जाती है। समझाऊं कैसे? समझा देता हूं आपको। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में 1 लीटर वाटर है ऑलरेडी, कितना है? 1 लीटर वाटर। ठीक है, किसी एक बीकर लिया आपने, बीकर के अंदर 1 लीटर डिसॉल्व कर लिया आपने वाटर। अब उस 1 लीटर वाटर के अंदर पोर करने के बाद आपको करना क्या है? इसके अंदर 5 ग्राम शुगर ऐड करनी है। आपको क्या करना है? 5 ग्राम शुगर ऐड करना है। वो शुगर इसके अंदर क्या हो जाएगी? इजीली डिसॉल्व। अब आप क्या करेंगे? 10 ग्राम ऐड करेंगे और शुगर, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी।
50 ग्राम ऐड करेंगे हो जाएगी 500 1 kg। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप शुगर की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, यानी शुगर को आप कंसिडर कर लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है। या यू कैन से कि इस वाटर के अंदर जो आपने बिल्कुल फिक्स वाटर जो आपने स्टार्टिंग में लिया है वो बिल्कुल फिक्स लेवल का ले लिया आपने, कितना 1 लीटर, उसका वॉल्यूम अब इंक्रीज नहीं करना है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज की या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, एक तरह से आप शुगर का जो मास है वो बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे जैसे आप शुगर का मास इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे शुगर का जो डिजोल्व होना है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक लिमिट आएगी, उसके बाद शुगर इसमें डिजोल्व होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी एक तरह से क्वांटिटी इंक्रीज करने पर मोलर मास इंक्रीज हुआ, एज वेल इस शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोएल्केन्स के, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर किसकी, ब्रांचिंग की, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रांचिंग की। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पेपर का एग्जांपल दिया था कि जब पेपर आपका स्प्रेडेड फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, स्प्रेडेड फॉर्म में हो, स्कैटर्ड फॉर्म में हो या फिर ब्रांच्ड फॉर्म में हो, तो उसे वाटर के साथ इजीली वेट किया जा सकता है या वाटर में वो डिजोल्व इजीली हो जाएगा, समझे। एक आप करें शुगर का बड़ा पीस लें, यानी कि मिश्री जो होती है अपने पास, उसको डिजोल्व करें वाटर में, टाइम लगता है उसको डिजोल्व होने में, ठीक है। अब एक काम करें, उसी को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर लें और अब डिजोल्व करें वाटर के अंदर। कौन पहले डिजोल्व होगा, ऑब्वियसली जो स्मॉल पार्टिकल्स जिसको आपने ब्रांच्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है वो उसके अंदर इजीली क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इट मीन्स जितनी ब्रांचिंग आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या कार्बन एटम्स की ब्रांचिंग बढ़ेगी अल्काइल ग्रुप की, उतनी ही आपके पास क्या इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमेशा याद रखें सॉल्युबिलिटी में आपको देखना है कि हैलोएल्केन्स जो है वो आपका सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, क्योंकि वो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं करता है। नंबर 2, कार्बन एटम्स अगर आपके इंक्रीज होंगे तो मोलर मास इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी जो है हैलोएल्केन्स की वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। थर्ड जो है वो क्या है कि जैसे जैसे आपके एल्काइल ग्रुप में ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से अपना सॉल्युबिलिटी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हैलोएल्केन्स की वो भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब चाहे तो इसका भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, देखिए। चलो मैं क्वेश्चन सिंपल सा दे देता हूं आपको। विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आपके पास दो ही ऑप्शन है टोटल यहाँ पे, 1 एंड 2। आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा आपका वाटर में मोर डिजोल्व होगा। एक आपके पास है 2-क्लोरो ब्यूटेन और एक आपके पास है 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। बताइए दोनों में से आपका कौन जल्दी से डिजोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि आपका जो सेकंड है वो आपका वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाएगा। रीजन, ब्यूटेन में कितने कार्बन टोटल 4 है, एल्केन लगा हुआ है, इसका मतलब कैसा है, सैचुरेट, और साथ में क्या है इसके अंदर, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, इसका मतलब कार्बन की जो चेन है वो कैसी है, स्ट्रेट है, ठीक है। यानी सिस्टम में जो कार्बन एटम्स हैं वो सिस्टमेटिकली क्या है, अरेंज्ड है। जबकि इसकी बात करें तो प्रोपेन है तो 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है, जबकि एक कार्बन कहाँ पर है आपका, ब्रांच्ड फॉर्म में है, और Cl किस पोजीशन पे लगा हुआ है, फर्स्ट पे। इसका मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग क्या हो गई है, इंक्रीज, और जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ये आपका मोर सॉल्युबल होगा वाटर में एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं किसको, इसकी 5th फिजिकल प्रॉपर्टी को, जो कि आपके शायद बुक्स के अंदर मेंशन नहीं है पर इस पे बेटा CBSE में खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, डायपोल मोमेंट, जिसे डिटेल में हम लोग 11th क्लास में स्टडी करते हैं,
ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार वापस से एज ए बेसिक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। डायपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, यानी कि डायपोल मोमेंट का ये सिंबल है म्यू, जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, डी बाय, ठीक है। क्यू क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास कोई दो एटम है ए और बी। मैं आपको ये टॉपिक इसलिए कवर करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सीबीएसई एग्जाम्स में खूब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आरबीएसई में भी एज वेल। मैं आपको बता दूं कि अपन इस लेक्चर के साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सेकंड वर्कशीट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपको, जिसे आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और सॉल्व कर लेना है, जिसके सॉल्यूशन जो है वो हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वर्कशीट्स के अंदर अवेलेबल होंगे, जिन्हें आपको सॉल्व कर लेना है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपके पास में कोई दो बॉन्डेड एलिमेंट है ए एंड बी, ठीक है। जब इन दोनों को हम ब्रेक करते हैं तो क्या देखते हैं कि किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो सकती है। मान लीजिए बी की हाई है तो इस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। तो मान लीजिए ए पे जो चार्ज इसे क्या बोल देते हैं Q1, और चार्ज जो आपका बी पे इसे क्या बोल देते हैं Q2। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू QT, यानी कि टोटल चार्ज, ठीक है। तो Q क्या होता है, Q होता है कोई भी टू बॉन्डेड एलिमेंट पे टोटल जो चार्ज है उसको बोलेंगे हम क्या, Q, ठीक है। और इन दोनों के बिटवीन जो टोटल डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं, D, ठीक है। तो किन्हीं भी टू बॉन्डेड एलिमेंट्स का टोटल चार्ज Q और उन दोनों एलिमेंट्स के बिटवीन डिस्टेंस D, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसे अपन क्या कहेंगे, डायपोल मोमेंट। समझ रहे हो, एक तरह से ये समझ सकते हो कि दो एलिमेंट्स के बीच डिस्टेंस बढ़ने पे या बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज। समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, याद रख लीजिए इसे। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प कर देगा इजीली, कि जितनी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी आपका डायपोल मोमेंट उतना ही क्या होगा, इंक्रीज। नोट कर लो इसे एज वेल। जितना आपका चार्ज हाई होगा उतना ही डायपोल मोमेंट भी कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के, एज वेल चार्ज के, ठीक है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को। अब देखिए आगे, इस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो कुछ इस तरह के पूछ सकते हैं, वो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चलिए एक चीज़ तो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक तो आपके पास में सपोज क्या गिवन है, हेलोएल्कीन CH3X, एक आपको गिवन है हेलोएरीन, ठीक है, समझिए। अब इन दोनों को अगर अपन देखते हैं तो क्या देखेंगे कि दोनों के अंदर बॉन्ड लेंथ किसकी हाई होती है। तो समझ रहे मेरी बात को ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ। हैलोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं वो यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अल्टरनेशन में कोई भी आपका डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड या कोई भी चार्ज आपका प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि हेलोएल्केन्स के अंदर जो आपका कार्बन X के बीच बॉन्ड है वो सिंगल ही रहेगा हमेशा, और इसकी बॉन्ड लेंथ वही रहेगी सेम हमेशा। यानी यहाँ पर आपका कभी भी इस पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका डीलोकलाइज नहीं होता है या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बट यहाँ पे हैलोरिन्स के अंदर क्या होता है, हैलोरिन्स के अंदर जो हैलोजन है उस पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो आपका इजीली डीलोकलाइज होता है, किसके साथ, बेंजीन के साथ, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या है आपके अल्टरनेशन में प्रेजेंट है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है तो यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच क्या बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यानी यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बन गया। किस वजह से बन गया है, हैलोजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, यहाँ पे डीलोकलाइज हो गए हैं। क्या हो गए हैं, डीलोकलाइज, जिससे यहाँ पे क्या हो गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है। यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है इजीली आपका, ठीक है। तो यानी कि एक बात आपको याद रखनी होगी, वो क्या रखनी होगी कि हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स में एक चीज़ सिमिलर है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, वो क्या है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड। बट इन दोनों में से अगर अपन बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड
लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ सपोज करो इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, तो आपका हैलोवेरिन जो होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू ए के। बता दिया मैंने क्यों होती है, क्योंकि हैलोवेरिन में हैलोजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू आपका डीलोकलाइज कर जाएगा, जिससे कार्बन और हैलोजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए यहाँ की बॉन्ड लेंथ इससे क्या होगी, शॉर्टर। बट बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात अगर की जाए तो आपको पता होगा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसकी हाई होगी, बी की हाई हो जाएगी एज कम्पेयर टू ए के। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। और देखो बहुत सिंपल सी बात आपको बताऊँ, सोचो एक बार के लिए कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज कर गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो गई। तो बेटा जब बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगी तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट माइंड में डालो, ठीक है, क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे आपसे। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको वर्कशीट में मिल जाएगा जो सीबीएसई में आया हुआ है, मैं आपसे बोल चुका हूँ, तो उसे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एज वेल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, डायपोल मोमेंट के अंदर अगर आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कैसा है, डाई एटॉमिक, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आपका क्या है, सेम एटम से, जैसे कि H2Cl2 Br2, तो इनका डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स के बीच कोई भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, 0 होता है। बट अगर दोनों के दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, डिफरेंट, HCl HBr Hi, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में होगा कुछ नहीं, आपको पता है। उस केस में आपका दोनों एलिमेंट्स के बीच आपको डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लेना है। यानी समझो, अगर मैं आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, यहाँ पर क्लोरीन की। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करेगा अपनी तरफ, तो इस पर मोर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर मोर पॉजिटिव आएगा। यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो गया आपका, ज़्यादा हो गया है, Q1 और Q2। जबकि Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी हाई नहीं होती जितनी किसकी होती है, Cl की, तो इसलिए यहाँ पे चार्ज जरूर नेगेटिव आएगा, बट कैसा आएगा, लो, और इसका और भी लो। इट मीन्स जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। या यू कैन से दैट, इसी चीज़ को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, कैसे कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा इसका मतलब वहाँ पे दोनों एलिमेंट्स के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही क्या होगी, हाई होगी। और जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा उतना ही आपका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो ये आपको मैंने तीसरा कॉन्सेप्ट पकड़ा दिया है, ठीक है, जो निकल किससे रहा है, सेकंड से ही, कि दो बॉन्डेड एलिमेंट्स अगर आपके हैं और दोनों एलिमेंट अगर सेम हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पे डायपोल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट से कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल बना हुआ है आपके पास, डायटोमिक का मतलब क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल जो 2 एटम से ही बने हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, जिसकी मोड होगी उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आपको गिवन हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में भी आप डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही देखेंगे अपना आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपनी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हैलोएल्केन्स एंड हैलोजेन्स की वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं अभी इस लेक्चर में। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ा था, वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वर्कशीट में। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, इस लेक्चर के साथ में जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए और वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आपको वर्कशीट को डाउनलोड कर लेना है, उसे सॉल्व कर लीजिए। आपके पास 2 डेज होंगे और संडे को हम लोग उसके आंसर का एक लेक्चर बनाकर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा देंगे। उसके बाद आप अपने आंसर्स को चेक कर पाएंगे कि कितने सही किए आपने, कितने रॉन्ग किए हैं, ठीक है। हाँ, जो आंसर्स आपको अवेलेबल करवाएंगे वो हम करवाएंगे विद एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, जो हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। चलिए, तो हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको दिया था, आपने सॉल्व कर लिया होगा, सोच लिया होगा इसके बारे में, तो देखिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे हमने बात की कि मान लीजिए आपके पास में एक हैलोएल्केन है और एक तरफ आपके पास क्या है, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन। हमने ये कहा था कि इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो लगभग क्या है, सिमिलर है, ठीक है। बट फिर भी हैलोएल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, आपका हाई होगा। क्या
मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होगा ये आपको बताना था। देखो होगा क्या, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ ये हूँ कि इन दोनों का, ये हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पे हैलोअल्केन्स है, दोनों का जो मोलिकुलर मास है वो सिमिलर सा है, ठीक है, फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। देखो क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर हैलोअल्केन्स के अंदर जो आपका बॉन्डेड एलिमेंट है वो कौन है, कार्बन एंड हैलोजन, राइट। और यहाँ पर जो बॉन्डेड एलिमेंट है हाइड्रोकार्बन में वो कौन सा है आपका, कार्बन कार्बन है या फिर कार्बन हाइड्रोजन, यही है। हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 0 है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी बहुत लो होती है, लगभग 0.4 के आसपास। यानी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके, उनके अंदर बॉन्डेड एलिमेंट्स के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये इजीली आपके जो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है वो इतना इजीली आपका यहाँ पे नहीं हो पाता है, या यूँ समझे कि इन एलिमेंट्स के बीच में उतना ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, हैलोअल्केन की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो किसके बीच है, कार्बन और हैलोजन के। पढ़ चुके हैं इसके नेचर के बारे में कि दोनों में से आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो हाई किसकी होगी, हैलोजन की, तो उस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। या यूँ समझे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। इट एक्वायर और इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट्स व्हाई it acquire partial negative charge and it acquire partial positive charge. It means यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो क्या है, हाई है। चार्ज कैसा है बेटा, अपोजिट है। इसका मतलब ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे। जितना वेल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इसे हम बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं, डायपोल। 2 पोल्स जनरेट हो गए यहाँ पे आपके, एक तो पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच इंटरेक्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे। जितना स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हो, तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ आपके पास बनेगा उसे ब्रेक करना उतना ही हमारे लिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। यानी कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। यानी इसे मेल्ट करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। जबकि ये कैसा बॉन्ड है, हमें पता है कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 0.5 है। क्या है, लेस देन 0.5। और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी लेस देन 0.5 होती है तो वहाँ पे बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर। कैसा होता है, नॉन पोलर। जबकि ये कैसा है, पोलर। कैसा है, पोलर। इट मीन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया। तो क्या बताना आपको, यहाँ पे क्या हो गया, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस हो गया है। तो जो इसका आंसर आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोअल्केन्स इज हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू, क्या लिखना है आपको यहाँ पे, आंसर आपका लिखना है ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या लिखना है, ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, ठीक है, इन हैलोअल्केन्स। बस इतना सा आपको आंसर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है कि हैलोअल्केन्स के अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होने की वजह से, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच इंटरेक्शन होने की वजह से इनके बीच बनने वाले बॉन्ड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो उन्हें मेल्ट करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, इनसे हाई होगा। किससे, हाइड्रोकार्बन से, बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्ड नेचर है वो कैसा आपका नॉन पोलर है, ठीक है। तो यहाँ पर आज अपना लेक्चर्स हम कंप्लीट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हैलोअल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, ठीक है।